ओम। सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। आज दिनांक 15 अगस्त 2025 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम आपकी कुंडली के सभी भावों में ग्रहों के फल के अंतर्गत आज हम राहु ग्रह के दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव में फल प्रभाव की चर्चा करेंगे और साथ में कुछ उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे द्वारा बनाए गए इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे और इस पे अमल करते हुए इनके उपायों को भी अपने जीवन में जरूर अमल करेंगे और अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित भी अवश्य करेंगे। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले सभी देशवासियों को हमारे चैनल MS ज्योतिषला की ओर से आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और कल हमारे देश में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा, उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमारे देशवासियों को सभी विश्व में भाईचारा को बढ़ाए, सब स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, खुशहाल रहें। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिषला को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप शीघ्र हमारे कार्यक्रम देखकर लाभ उठा सकें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों के बीच शेयर भी अवश्य करें। देखिए, आज विभिन्न भावों में फल श्रृंखला के अंतर्गत हम राहु ग्रह के फलों की और उपायों की चर्चा करेंगे। देखिए, वैज्ञानिकों और ज्योतिषविदों के अनुसार राहु और केतु ग्रह का कोई भौतिक या भौगोलिक अस्तित्व नहीं माना गया है, यह केवल छाया मात्र ग्रह हैं। आधुनिक खगोल शास्त्री भी राहु को चंद्रमा की कक्षा और पृथ्वी की कक्षा के प्रतिवेक्षण बिंदु या लूनर नोड्स के रूप से जानते हैं, अर्थात राहु को नॉर्थ नोड और केतु को साउथ नोड के नाम से जाना जाता है। अर्थात राहु ग्रह चंद्रमा का उत्तरी ध्रुव है और केतु ग्रह चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव है। चंद्रमा की छाया जब पृथ्वी पड़ती है तो राहु और केतु ऐसा कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगाते हैं। देखिए, पुराणों में भी ऐसा प्रसंग आता है कि एक बार देवताओं और राक्षसों में जब अभ्रत मंथन को लेकर क्रिया चल रही थी और जैसा कि हम जानते हैं कि सागर मंथन में 14 प्रकार के रत्न निकले थे, जैसे लक्ष्मी, विष, मदिरा, ऐरावत, कल्पवृक्ष, शंख, अश्व, कामधेनु गाय और अमृत कलश। इसमें से अधिकांश वस्तुएं देववर्ग को प्राप्त हो गई थी। राक्षसों ने अपनी रुचि अनुसार मदिरा का पान किया था। जब अमृत कलश के बंटवारे का समय आया तो देवताओं ने इसका अमृत पान करना शुरू किया। तब एक स्वरभानु नामक राक्षस ने यह देखा और सोचा कि यह कलश हमारे आने तक कहीं ख़त्म ना हो जाए, तो वह अपना भेष बदलकर देवताओं की पंक्ति में जा खड़ा बैठ गया। इसे ज्ञात होने पर चंद्रमा और सूर्य ने भगवान नारायण को इसके बारे में बताया तो भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु नामक राक्षस की गर्दन काट दी। इस प्रकार इस राक्षस के 2 टुकड़े हो गए और ऊपर वाला हिस्सा अर्थात गर्दन वाला हिस्सा राहु ग्रह कहलाया, जिसके दिमाग में सारा ज्ञान था और जिसने इस घटना के बारे में अपने दिमाग में इसको देखा। इसी प्रकार नीचे वाला हिस्सा केतु ग्रह कहलाया, जिसमें दिमाग नहीं था। इस प्रकार राहु ग्रह और केतु ग्रह सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं और समय समय पर भौगोलिक तरीके से इसमें ग्रहण भी अवश्य लगाते हैं। देखिए, इस प्रकार राहु ग्रह को हम चंडाल जाति का कहते हैं और इसका गोत्र दैत्य है। ये तामसी प्रवृत्ति के हैं, अधर्मी हैं, उपद्रव करने वाले हैं। राहु भी शनि ग्रह की भांति श्याम वर्णीय हैं या काले रंग के हैं और इनका रंग ग्रे रंग भी माना जाता है। इनका वाहन सिंह है। इसके अतिरिक्त बिल्ली या कुत्ता भी इनका वाहन माना जाता है। राहु से संबंधित वास्तु यह कहता है कि यदि आपके घर की चौखट या घर के गेट के सामने कोई पानी का गड्ढा है, गटर है, तो
इसी प्रकार घर में सीलन आती है, छत आपकी टपटपाती रहती है, तो आपके घर में राहु की नेगेटिव एनर्जी का साया बना है। आधुनिक काल में यदि आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की समस्या बनी रहती है, आपकी घड़ियां रुकी रहती हैं, आपके घर में भारी वायु दूषित वायु बनी रहती है, आपके घर में गंध की बदबू आती है, आपके घर में कूड़ा कबाड़ अधिक जमा हो गया है, आपका कोई पड़ोसी संतानहीन है, या पड़ोस में कोई हलवाई रेस्टोरेंट या कोई भट्टी है, तो इस अनुसार हम कह सकते हैं कि आपके घर या आपके घर के आसपास का जो वास्तु है वह राहु का बुरा प्रभाव दे रहा है। देखिए, राहु ग्रह एक राशि में 18 महीने तक संचार करते हैं। उनकी महादशा भी 18 साल की मानी जाती है। राहु की पंचम, सप्तमी और नवम दृष्टि मानी जाती है। राहु की जो उच्च राशि है वह मिथुन या वृषभ को माना गया है। इसी प्रकार राहु की नीच राशि धनु या वृश्चिक मानी गई है। राहु आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र के स्वामी माने गए हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपकी कुंडली में राहु शुभ अवस्था में है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। देखिए, यदि आपकी कुंडली में राहु ग्रह अपनी उच्च राशि में है, मित्र ग्रहों के साथ है, मित्र राशि में है, मित्र नक्षत्र में है या मित्र ग्रह से उससे संबंध है, तो जातक पर यह शुभ प्रभाव डालता है। वैसे राहु काल कुंडली के हिसाब से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में प्रायः शुभ फल अधिक देते हुए देखे गए हैं। राहु शुभ होने पर जातक की बुद्धि तीक्ष्ण होती है, अनुसंधान करने वाली होती है। वह साइंस विषयों में खूब रुचि लेता है, खोजी प्रवृत्ति का होता है। जासूसी करने में भी ऐसा जातक खूब माहिर होता है। उसे आधुनिक संचार के साधनों, इलेक्ट्रॉनिक साधनों में खूब रुचि होती है और उसको पूरा सहयोग मिलता है, सुख मिलता है। जातक को अपने जीवन में भी अचानक शुभ लाभ मिलते रहते हैं, जैसे धन का लाभ मिलना, नौकरी में सफलता मिलना, राजनीति में सफलता मिलना। सट्टे, लॉटरी, शेयर बाजार में भी जातक को अचानक सफलता मिलती है और वह खूब धन कमाता है। इसी प्रकार कोई भी कार्य करने में, उसे सफल करने में ऐसा जातक साम, दाम, दंड जैसे नीति या धोखा देने जैसे साधनों को सहज ही संपन्न करता है। उसका लक्ष्य अपने लक्ष्यों की प्राप्ति पर होता है और उसकी जो सफलता होती है वह दीर्घकालिक तक होती है और उसको सुख देने वाली होती है। अर्थात शुभ राहु शुभ जातक को उसको सफलता को सूट करता है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि शुभ राहु से संबंधित जातक किस प्रकार के कार्य कर सकता है। देखिए, ऐसा जातक तकनीकी क्षेत्र में, मीडिया क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में, डिजिटल मार्केटिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कंप्यूटर, इंटरनेट प्लेटफॉर्म में कार्य करता है। इसके अलावा फिल्म शूटिंग करना, मॉडलिंग करना, ब्यूटी पार्लर के कार्य, रिसर्च जैसे कार्य भी जातक खूब करता है। जातक लेदर उद्योग, चमड़ा उद्योग, नशीली वस्तुओं का उद्योग करने में, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार करने में, सट्टे, लॉटरी, शेयर बाजार में भी खूब सफलता अर्जित करता है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपकी कुंडली में राहु अशुभ अवस्था में है तो उससे क्या प्रभाव या लक्षण होते हैं। यदि राहु आपकी कुंडली में अशुभ अवस्था में है तो जातक को मति भ्रम रहता है और मानसिक रूप से वह पागल तक हो जाता है। उसकी वाणी कठोर होती है और झूठ बोलने में वह माहिर होता है। तामसिक वृत्ति रखने वाला होता है। तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा या नशीली वस्तुओं का सेवन करने में वह अग्रणी होता है। धोखा देने में भी ऐसा जातक माहिर होता है। चोरी करना, ठगी जैसे कार्य करना, अधिक यात्राएं करना, त्वचा रोगी होना, हृदय रोगी होना, ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। वैसे राहु ग्रह जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह पर अपना शुभ या अशुभ प्रभाव भी अवश्य डालता है। जैसे यदि यह सूर्य के साथ युति करता है तो सूर्य को ग्रहण लगाता है, तो ऐसा होने से जातक के सम्मान में कमी आती है। जातक के पिता के सम्मान में कमी आती है। जातक के पिता से संबंध खराब रहते हैं या जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। इसके अलावा जातक को सरकार से दंड मिलने की संभावना होती है। धन चोरी करने में भी जातक की वृत्ति होती है। इसके अतिरिक्त जातक की आत्मा अतृप्त रहती है। इसी प्रकार राहु यदि बुध के साथ युति करता है तो वह तीक्ष्ण बुद्धि का अवश्य होता है, लेकिन अधिकतर वह बुद्धि का गलत प्रयोग करता है, जैसे चोरी करना, धोखा देना। इसी प्रकार यदि गुरु के साथ राहु की युति होती है तो वह चंडाल योग बनाती है। ऐसा होने पर जातक धर्म का नाम मानने वाला, दूसरे धर्मों को मानने वाला, धर्म पर तर्क वितर्क करने वाला, ईश्वर का तर्क वितर्क करने वाला, गुरुओं का अपमान करने वाला होता है। जातक की वृत्ति मुंह में राम राम और बगल में छुरी रखने जैसी होती है। वह कायर भी होता है। इसी प्रकार यदि राहु शनि के साथ युति करता है तो पिशाच पीड़ा
भी उसको अवश्य झेलनी पड़ती है। इसके अलावा जातक को मानसिक रोग होना, जातक को अनजाना भय सताता रहता है, त्वचा रोग होना, इसके अलावा जातक को वायु या गैस की समस्याएं रहती हैं, नशे का वह आदी हो जाता है, मानसिक रूप से तनाव में रहता है, उसके संबंधों में भी समस्याएं आती हैं, उसके सर में दर्द बना रहता है और जोड़ों में दर्द बना रहता है। इसी प्रकार जातक को नींद की समस्या रहती है, जातक क्रोध करने वाला और चिड़चिड़ेपन का शिकार होता है। इसके अतिरिक्त पति पत्नी में अनबन होना, परिवार के सदस्यों में अज्ञात झगड़े होना, आर्थिक हानि होना, करियर में समस्याएं आना और असफलता मिलना, समाज से जातक का अलगाव हो जाना, पालतू जानवरों की मृत्यु होना, संपत्ति विषयों में से परेशानी आना, ये कानूनी मामलों में फंसना, वाहन दुर्घटना जैसे लक्षण जातक की अशुभ होने पर अवश्य प्राप्त होते हैं। वैसे राहु प्रायः 42 वर्ष की उम्र के बाद अपने शुभ या अशुभ प्रभाव या परिणाम तेजी से देता है। अंक शास्त्र के अनुसार राहु का अंक 4 माना गया है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपकी कुंडली में राहु अशुभ अवस्था में है तो उसकी अशुभता कैसे कम की जाए और उसकी शुभता कैसे बढ़ाई जाए। देखिए, राहु के भगवान शिव, हनुमान और भैरव उसके आराध्य माने गए हैं। अतः हमको शिव, हनुमान जी और भैरव जी की आराधना करनी चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप भी करना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र हमारी आत्मा को, हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करता है, हमारी आत्मा में ओज बढ़ाता है और हमारे नेगेटिव हार्मोन्स को फिल्टर करता है। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन हमको सूर्य को, भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए, हमको माणिक्य धारण करना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में सूर्य का प्रभाव बढ़े और हमारा ओज और हमारा ओरा पॉजिटिव बने। इसके अतिरिक्त हमको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, माता सरस्वती की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हमको अपने परिवार को संयुक्त रखना चाहिए, हमें जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त ससुराल से भी हमें अपने संबंध अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि राहु ग्रह हमारे ससुराल को रिप्रेजेंट करता है। इसके अतिरिक्त आप सरसों या मूली को दान कर सकते हैं, कोयले को बहते पानी में बहा सकते हैं। इसी प्रकार जौ और अनाज भी आपको दूध में धोकर बहते जल में बहाना चाहिए या इसको किसी सुनसान जगह में गाड़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप पैसा या धन या मसूर की दाल सफाई कर्मचारी को भी अवश्य देनी चाहिए। हो सके तो चांदी के आभूषण अपने शरीर पर अवश्य धारण करने चाहिए। इसी प्रकार पक्षियों को दिन प्रतिदिन बाजरा, सतनाजा डालना भी शुभ फलदायी होता है। जातक को चंदन का टीका लगाना चाहिए और चंदन का सुगंध का प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अपने घर में सूर्य और वायु आने का उचित प्रबंध करना चाहिए। जातक को गौमूत्र का पान करना चाहिए और गौमूत्र जल में डालकर प्रतिदिन नहाना चाहिए। इसी प्रकार जातक को अपने घर में नमक वाले जल से पोछा लगाना चाहिए और अपने घर की सफाई करनी चाहिए। नमक आप जल में डालकर नहा भी सकते हैं। तो इन उपायों को करके आप अपनी कुंडली में अशुभ राहु की अशुभता को कम कर सकते हैं और उसकी शुभता को बढ़ा सकते हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि राहु ग्रह आपके दशम, एकादश और द्वादश भाव में किस प्रकार का फल देते हैं। दशम भाव में राहु, देखिए दशम भाव हमारी कुंडली में जातक के पिता को, आपके कर्म क्षेत्र को, आपके करियर व्यवसाय को दर्शाता है। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से राहु दशम भाव में शुभ या सकारात्मक प्रभाव अधिक देते हुए देखे जाते हैं। यदि यहाँ राहु मित्र नक्षत्र, मित्र राशि शुभ ग्रहों के साथ हो तो जातक कर्म क्षेत्र में राजनीति करने वाला होता है। वह स्थिति अनुसार स्थिति को भांप कर अपना कर्म करता है और साम दाम दंड नीति के अनुसार अपने कार्य सिद्ध करता है और सफल होता है। जातक की रुचि राजनीति जैसे कार्यों में खूब होती है। जातक यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का, कूड़ा कबाड़ का, फास्ट फूड का, नशीली वस्तुओं का, इंटरनेट का, इस प्रकार के व्यवसाय करता है। जातक राजनीतिक क्षेत्र में भी चुनाव जीतकर यहाँ पर उच्च स्थान प्राप्त करता है। लेकिन जातक को यहाँ पिता के सुख में कमी देखने को अवश्य मिलती है। उसे वात वायु रोग भी सताते रहते हैं। जातक यहाँ पर अभिमानी अवश्य होता है, अधिक बोलने वाला होता है, कुटिल कर्म करके धन संग्रह करने वाला भी होता है। यदि राहु यहाँ पर शत्रु क्षेत्रीय होता है या राहु पर शत्रु मित्र ग्रहों की संबंध होता है तो जातक के माता से संबंध अच्छे नहीं होते हैं, माता भी अस्वस्थ रहती है। जातक के शत्रु पक्ष भी उसको तंग करते रहते हैं। राहु स्त्री जाति का हो तो संपत्ति मिलने में धोखे मिलने की संभावना या रुकावट की संभावना बनती है। ऐसा जातक पूर्व आयु में कष्ट
भोगता है। हालांकि 42 वर्ष के बाद उसकी स्थिति में सुधार अवश्य आता है। एकादश भाव में राहु, देखिए इस भाव में भी दशम भाव की भांति प्राय राहु के अधिक शुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। यह भाव सामाजिक संबंधों को, हमारी इच्छाओं की पूर्ति को करने वाला, हमारे बड़े भाई बंधुओं का हमारी आय लाभ को दर्शाता है। जातक का यहाँ सामाजिक संबंध गलत प्रकार के लोगों से होता है, कुटिल वर्ग के साथ अवश्य जुड़ा होता है। जातक धन या इनकम हेतु नैतिकता को त्याग देता है। साम दाम दंड नीति के तहत जातक धन अर्जित करने में संकोच नहीं करता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति को पूर्ण करता है। ऐसे जातक को निम्न कोटि के लोगों से सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। वह चतुराई से और झूठ बोलकर भी दूसरों का धन हरण अवश्य कर लेता है। लोभ की इच्छा उसे सदैव बनी रहती है और इसे पूर्ण करने में वह सट्टे, लॉटरी, शेयर बाजार, कानून के विरुद्ध कार्य करना में भी हिचकिचाता नहीं है। जातक को यहाँ पुत्र की तुलना में पुत्री संतान की संभावना अधिक बनी रहती है। जातक को ज्योतिष क्षेत्र में, साइंस क्षेत्र में, तंत्र मंत्र, मनोविज्ञान विषयों में रुचि होती है। यदि शत्रु राशि में राहु है तो संतान विषयों पर उसको कष्ट अवश्य प्राप्त होता है। द्वादश भाव में राहु, देखिए यह भाव जातक के विदेश यात्राओं, व्याय, जेल, पागलखाने, रति सुख, मोक्ष, आध्यात्मिक रुचि, दान दक्षिणा को दर्शाता है। अधिकतर राहु इस भाव में बुरे फल देखने को अधिक मिलते हैं। राहु यदि शत्रु राशि में है, ग्रहों के साथ संबंध बनाता है तो जातक को नेत्र रोग होने की संभावना होती है। जातक को रात की नींद की समस्या भी खूब तनाव देती है। जातक व्यर्थ की बातें करता है, देर रात तक जागता है, कुछ व्यर्थ की यात्राएं करता है, अनैतिक कार्य करता है और व्यर्थ के व्यय भी करता है। शैया सुख में भी उसे कमी बनी रहती है। जातक व्यभिचार करने में भी खूब रुचि लेता है। अपने जीवन साथी से जातक या असंतोष होता है, उसके साथ उसका संबंध तनावपूर्ण, भ्रमपूर्ण होता है। इस कारण वह अपनी पत्नी को तलाक दे देता है और दूसरा विवाह करता है। दूसरे विवाह में भी जातक को कोई खास सुख नहीं मिलता है। स्त्री राशि का यदि राहु 12वें भाव में है तो स्त्री से थोड़ा सुख अवश्य मिल जाता है। जातक विदेश यात्राएं करता है, विदेशी संबंधों से, इंटरनेट पर कार्यों से धन अर्जित कर लेता है। जातक खूब धन अर्जित करके यहाँ खूब धन का व्यय भी करता है और धन का व्यय मौज मस्ती जैसे कार्यों के ऊपर खूब करता है। यदि शुभ नक्षत्र में राहु यहाँ पर है तो जातक को मनोविज्ञानी बनाता है, साइंटिस्ट बनाता है और जातक हॉस्पिटल में, साइंस लैब्स में, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में साइंटिस्ट का कार्य करता है और नई नई रिसर्चें करता है। अशुभ राहु होने पर यहाँ पर जातक पर झगड़े और मुकदमे बने रहते हैं। जातक को जेल की यात्रा तक करनी पड़ती है। यहाँ तक कि कभी कभी बुरा राहु के प्रभाव बढ़ने पर जातक पागल तक हो जाता है। तो कुल मिलाकर राहु द्वादश भाव में बुरे फल ही अधिक देता हुआ देखा गया है। तो यह कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर मुझे अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको ये कार्यक्रम बताया है, आप उस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनेंगे और अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे। पुनः यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके शीघ्र सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो इसको इग्नोर करें। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। ओम